नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए साइकोलॉजी का पेपर नंबर 92 लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार नए और कठिन प्रश्न 30 प्रश्न है साथियों मनोविज्ञान के, जो रीट लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। 23-24 जुलाई को जो आपके रीट का एग्ज़ाम है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। टारगेट है 24 प्रश्नों को सही करने का। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहा है? वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में और कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। तो पहले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा साथियों। कौन सा विकल्प आपका पहले प्रश्न में सही है? व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान जो अध्यापक को होता है वह किस में मदद करता है अध्यापक को? इससे छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है या गृह कार्य का मूल्यांकन कर सकता है, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में या आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में कक्षा में। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं साथियों। आपके पहले प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अगर अध्यापक को ये पता है कि कौन सा बालक किस स्तर का है, कैसे सीखता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बना सकता है आसानी से। थर्ड विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 2 है आपके, निम्न में से किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? तो पाठ्य पुस्तक की, कार्य पुस्तक की, स्वअनुदेशन पुस्तक की और संसाधन इकाई की। तो जिस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 2 में करना है साथियों। अनुदेशन सामग्री की अधिकता किसमें होती है? संसाधन इकाई में होती है। किसमें होती है? संसाधन इकाई में। फोर्थ विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 क्या है? छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ व स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? घर पर अनुकूल वातावरण देना, बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प में से हटा दीजिए। देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है उनको। ठीक है, तो विद्यालय की बात की जा रही है कि विद्यालय को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो साथियों, घर पर अनुकूल वातावरण देना विद्यालय का काम थोड़ी है, ये तो परिवार का कार्य है। तो इसलिए प्रथम विकल्प आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि आपका जो तीसरा विकल्प है, नियमित स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण यदि बच्चों का करते रहें तो मानसिक रूप से बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं। तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 क्या है? यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया जिसमें तथ्यों के एक सेट से निष्कर्ष निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं, तर्कना कहते हैं, काल्पनिक विचार कहते हैं और यादृच्छिकीकरण कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 में बताइएगा आपके कौन सा विकल्प सही है। देखिएगा, चौथे प्रश्न में आपके जो सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2 तर्कना। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है यथार्थवादी चिंतन मतलब वास्तविक रूप से जो हम चिंतन करते हैं उस प्रक्रिया में तथ्यों के एक सेट से हम क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं मतलब तर्कना दे रहे हैं साथियों। तो दूसरा विकल्प इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न देखेंगे। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वप्न देखने और नींद से जागने की क्रिया से संबद्ध है कहलाता है? तारत्व कहते हैं, स्वर्णिम कहते हैं, सेतु या पोन्स कहा जाता है या फाई घटना कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर दीजिएगा। कौन सा विकल्प आपका 5वें प्रश्न में सही है? साथियों, प्रश्न संख्या 5 में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन ये लिया गया है और इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। सेतु या पोन्स जो होता है इसी के द्वारा हम सपने देखते हैं। ठीक है, जब हम सोते रहते हैं सपने आते हैं, फिर अचानक अपना सपना टूट जाता है या हम नींद से जाग जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है? सेतु या पोन्स के कारण। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे। अधिगम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उसके परिणामों द्वारा निर्धारित होती है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम है, प्राचीन अधिगम है, अंतर्दृष्टि अधिगम है या संज्ञानात्मक अधिगम है? छठे प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
आपके 23-24 जुलाई को जो एग्जाम है उसके लिए इस प्रश्न को विशेष तौर पे आपको याद रखना है साथियों। तो प्रश्न संख्या 6 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। कैसे रहेगा इसको भी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है अधिगम का वह प्रकार जिसमें क्या किया जा रहा है, ऐच्छिक अनुक्रिया। ऐच्छिक अनुक्रिया मतलब वह अनुक्रिया जो हमारी खुद की इच्छा से हम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ऐच्छिक अनुक्रियाएं। किसके द्वारा निर्धारित हो रही है, परिणामों द्वारा। कि अगर परिणाम हम जो अनुक्रिया कर रहे हैं उसके जो परिणाम हैं यदि वो हमें संतुष्ट कर दे तो हम उस अनुक्रिया को दोबारा दोहराएंगे, और संतुष्ट नहीं करे तो हम उस अनुक्रिया को दोबारा नहीं दोहराते हैं। जैसे यहाँ पर स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अधिगम में चूहे पर प्रयोग किया था, तो चूहा लीवर को दबा देता है, वो उसकी अनुक्रिया ऐच्छिक, दबाना या नहीं दबाना उसकी मर्जी है, लेकिन लीवर को दबाने पर उसमें भोजन आता है। ठीक है, तो भोजन आने पर वो उसकी जो आवश्यकता है भूख की, उसकी पूर्ति कर लेता है साथियों। तो उसको पता है कि जब भी हम लीवर को दबाएंगे भोजन आएगा, तो मतलब भोजन क्या है, परिणाम, और ऐच्छिक अनुक्रिया क्या है, लीवर को दबाना। तो ऐसा क्रिया प्रसूत अधिगम में होता है। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, शरीर का आंतरिक असंतुलन जो अंतर्नोद को जन्म देता है को कहा जाता है। अभिप्रेरणा कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है, आवश्यकता कहा जाता है, और इनमें से सभी। 7वें प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। विकल्प 1, 3, 2, 4 कौन सा सही है इसमें से। तो 7वें प्रश्न में जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, आवश्यकता। क्यों है आवश्यकता इसका सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक असंतुलन किसका, शरीर का, अंतर्नोद को जन्म दे रहा है। तो अंतर्नोद किससे जन्म लेता है, आवश्यकता से। आवश्यकता से अंतर्नोद जन्म लेता है, और अंतर्नोद से हमें क्रिया करने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है साथियों। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 8 है, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है दिए गए विकल्पों में से। तो देखिएगा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है। उसको स्मृति सहायक संकेत कहते हैं, उसको अभिप्रेरक कहते हैं, उसको आदत कहते हैं, या उसको मॉडलिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा। तो देखो यहाँ पर प्रेक्षण मतलब अवलोकन किया जाता है और फिर उसका अनुकरण किया जाता है, और फिर ऐसे करके सामाजिक व्यवहार को सीख लिया जाता है। तो साथियों ऐसी प्रक्रिया को मॉडलिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मॉडलिंग के नाम से, जिसमें हम दूसरे के व्यवहार को देखते हैं और उसका अनुकरण करके वैसा ही व्यवहार सीख जाते हैं। तो यही मॉडलिंग कहलाता है। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। तो चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 है, मैकडूगल ने 14 संवेग माने हैं, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। आत्म अभिमान, आत्म सम्मान, दया और भय। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। जो मैकडूगल ने संवेगों की संख्या 14 बताई है, इन 14 संवेगों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग बताया गया है मैकडूगल के द्वारा, वो आपको प्रश्न संख्या 9 में बताना है। तो साथियों 9वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। मैकडूगल ने 14 संवेगों में सबसे महत्वपूर्ण संवेग भय बताया है। भय, डर भी जिसको हम कहते हैं साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ क्लियर हो चुकी है कि भाई मैकडूगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है, 14 बताई है। तो एक क्वेश्चन तो ये क्लियर। दूसरा, इन 14 संवेगों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संवेग है, तो भय है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 क्या है, सही कथन का चयन कीजिए। आपको सही कथन का चयन करना है प्रश्न संख्या 10 में। पहला विकल्प है, संवेदना जीव का प्रारंभिक व सरल अनुभव है। दूसरा है, संवेदना सरल अनुभवों की जटिलता है। तीसरा है, संवेदना अनुभव स्मरणात्मक है। और चौथा है, संवेदना मस्तिष्क की द्वितीय अनुक्रिया है। तो साथियों 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। जो आपको सही कथन लग रहा है यहाँ पर, उसका चुनाव आपको प्रश्न संख्या 10 में करना है। साथियों 10वें प्रश्न में अगर सही कथन देखें तो आपके विकल्प नंबर जो 1 है, संवेदना जीव का प्रारंभिक व सरल अनुभव होता है। संवेदना सबसे पहले हमारे आती है, तो संवेदना के माध्यम से ही हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा किसके माध्यम से प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, संवेदना के माध्यम से।
11वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है उत्तेजना का परिवर्तन, उत्तेजना की एकांतता, मानसिक तत्परता और उत्तेजना। तो 11वें प्रश्न में जो ध्यान में सहायक हमारी आंतरिक दशा होती है वो इनमें से किस विकल्प में दे रखी है साथियों। 11वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो आपके विकल्प नंबर जो 3 है मानसिक तत्परता वाला, यही आपका सही उत्तर है। ध्यान में सहायक ये हमारी आंतरिक दशा होती है, क्योंकि हम मानसिक रूप से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर या तैयार रहते हैं तो हम उस चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं साथियों, और हमारा ध्यान भी उसमें ज़्यादा रहता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 11 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 है, मानसिक थकान का लक्षण है। तो विकल्प है तेज और कंती श्वास आना, शरीर में तेज दर्द होना, असामान्य व्यवहार करना और ध्यान केंद्रित न होना। तो साथियों जो मानसिक थकान का लक्षण है, देखिए शरीर में दर्द तो शारीरिक थकान का लक्षण हो सकता है। अब पहला, तीसरा या चौथा, तो साथियों प्रश्न संख्या 12 में जो सही उत्तर है वो कौन सा विकल्प रहेगा? चौथा विकल्प रहेगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं तो हमारा जो चीज़ें हम सीखते हैं उसमें ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। विकल्प नंबर 4 आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13, भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति और नैतिक आदर्श। तो देखो भग्नाशा का जो सबसे बड़ा आंतरिक कारण, तो परिस्थिति तो बाह्य कारण में आ जाता है, नैतिक आदर्श भी नहीं है इसका उत्तर, पहला या दूसरा। साथियों जो भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है वो है आपके मानसिक संघर्ष। क्या है? मानसिक संघर्ष। जब हम मानसिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं तो भग्नाशा उत्पन्न हो सकती है, यही इसका सबसे बड़ा कारण है। सेकंड विकल्प 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। तो चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 है, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय कर्मारोह से और सीखने की पुनर्व्याख्या से। तो जो हल के द्वारा सिद्धांत दिया गया है, अधिगम का विधिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है साथियों, और इनका जो ये सिद्धांत है यह किससे संबंधित है? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। सबलीकरण का मतलब किससे लिया जाता है? पुनर्बलन से लिया जाता है। देखिए स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किया था, लेकिन हल ने तो सिद्धांत ही पुनर्बलन का दिया था। तो साथियों विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कौन से परीक्षण का अनुकूलन बच्चों के लिए किया गया जिसे CAT कहा जाता है? कथानक संप्रत्य परीक्षण का, रोडशा इंक ब्लॉक टेस्ट का, वाक्य पूर्ति परीक्षण का और स्थिति परक परीक्षण का। तो साथियों देखो वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको हम क्या कहते हैं? ACT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण में कुछ अधूरे वाक्य होते हैं जो हमेशा मैं से शुरू होते हैं। जिसे मैं प्रधानमंत्री होता तो फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है, तो मैं, मुझे, मुझसे, इस प्रकार से इसमें वाक्य शुरू होते हैं। अचेतन मन के आधार पर इसमें व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व मापन की यह प्रक्षेपी विधि है, लेकिन इसका अनुकूलन नहीं किया गया था, न ही रोडशा इंक ब्लॉक टेस्ट का किया गया था साथियों। CAT का निर्माण कथानक संप्रत्य परीक्षण मतलब TAT के आधार पर किया गया था। थिएमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है साथियों, इसके आधार पर ही CAT का निर्माण किया गया था। ये तो वयस्कों के लिए था और ये CAT बच्चों के लिए था। ठीक है, तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 15 में सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 है, अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है अभिप्रेरणा, अधिगम, पुनर्बलन और नैतिकता। तो 16वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। अनुभव के कारण जो प्राणी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अधिगम कहा जाता है। अधिगम इसको आप सीखना भी कहते हो। ठीक है, इसको हम सीखना, लर्निंग, अधिगम इन नामों से इसको जाना जाता है साथियों।
देखो, अनुभव के कारण भी हो सकता है, प्रशिक्षण के कारण भी हो सकता है, ठीक है। प्रशिक्षण के कारण भी हो सकता है ये परिवर्तन, और अभ्यास के कारण भी हो सकता है। देखो, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। अगर स्थायी परिवर्तन नहीं है अपेक्षाकृत, तो फिर आप उसको अधिगम नहीं कह सकते हो। इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 17 क्या है? जेम्स लेंगे का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अभिप्रेरणा से संबंधित है इनका सिद्धांत, संवेग से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, या बुद्धि से संबंधित है? तो जो जेम्स लेंगे ने जो सिद्धांत दिया है साथियों, वह अधिगम या बुद्धि से संबंधित नहीं है, ना ही अभिप्रेरणा से संबंधित है, बल्कि जेम्स लेंगे का सिद्धांत संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेग से। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में वस्तु स्थायित्व की पहचान विकसित होती है संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। 18वें प्रश्न में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। जो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। तो इंग्लिश में आपको नाम विशेष तौर पे याद रखना है। 100% संज्ञानात्मक विकास में से क्वेश्चन आपके बनने वाला है इस सिद्धांत में से। तो इसमें जो वस्तु स्थायित्व की पहचान है साथियों, वह बालक संवेदी पेशी अवस्था में विकसित कर लेता है। जब उसकी आयु 18 से 24 महीने के लगभग की होती है, तब उसमें वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। और 18 से 24 महीना किसके अंतर्गत आता है? संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत। इसीलिए आपके जो प्रथम विकल्प है 18वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 से, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना में प्रगति 3 चरणों जो आयु से संबद्ध होती है में होती है। यह रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, विकास द्वारा निर्धारित होती है। तो भावात्मक विकास द्वारा निर्धारित होती है, क्रियात्मक विकास द्वारा निर्धारित होती है, संज्ञानात्मक विकास द्वारा निर्धारित होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्पों में से हटा दीजिए। देखिए, नैतिक तर्कना यहाँ पर कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है, और इन्होंने 3 स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और पश्चिम परंपरागत स्तर। इसको पूर्व ऋतुकाल और उत्तर ऋतुकाल के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, यह किसके द्वारा निर्धारित होती है? संज्ञानात्मक विकास द्वारा यह निर्धारित होती है, नैतिक तर्कना। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न 19 में सही है। चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 20 क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक पेशीय विकास निर्भर करता है किस पर? परिपक्वता पर, अधिगम पर, दोनों पर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प में से हटा दीजिए। जो प्रारंभिक पेशीय विकास होता है वह परिपक्वता और अधिगम दोनों पर ही निर्भर करता है। अतः प्रश्न संख्या 20 में आपके जो तीसरा विकल्प है, यही 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछ रहा है? एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, यूनान भाषा से, और जर्मन भाषा से। तो साथियों, एडोलसेंस शब्द का नाम सभी ने सुना होगा। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोल्सियर शब्द से हुई है, और ये जो एडोल्सियर शब्द है ये किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। इस एडोलसेंस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों? किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था। ठीक है, विकल्प 1 आपके 21 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 22 पे आएंगे। तो चलिए 22वां क्वेश्चन। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, अर्थात परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार उपयुक्त लक्षण किस अवस्था में प्रदर्शित होता है? तो संवेदी पेशी अवस्था में ऐसा होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 22 में ये भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित ही प्रश्न है। इसमें किशोर की बात की जा रही है। किशोर मतलब किशोर अवस्था। तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर रहे हैं।
अमूर्त रूप से तर्क किस अवस्था में दिया जाता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसमें किया जाता है साथियों। विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 23 क्या पूछ रहा है आपसे? व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक जिस सिद्धांत पर आधारित है उसके जनक कौन है? हर्मन रोर्शा, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जुंग और हेंस आइजेक। साथियों, व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधियां हैं यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत पर यह आधारित है। और मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत अचेतन मन पर बल देता है। और यहाँ पर जो प्रक्षेपी तकनीक है व्यक्तित्व मापन की, यह किसका अध्ययन करती है? अचेतन मन का अध्ययन करती है। तो साथियों, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत पर यह आधारित है और इस सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। इसीलिए आपके दूसरा विकल्प 23 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न है आपके, हेंस आइजेक व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में सम्मिलित है। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सांवेगिक स्थिरता, अस्थिरता, मनस्तापिता और इनमें से सभी। तो देखो, प्रश्न संख्या 24 में हेंस आइजेक ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं उसमें अंतर्मुखता, बहिर्मुखता को सम्मिलित किया था और सांवेगिक स्थिरता और अस्थिरता को भी सम्मिलित किया था। इन दोनों को ही सम्मिलित किया था पहले तो, लेकिन बाद में इसमें मनस्तापिता को भी जोड़ दिया गया था साथियों। अतः यहाँ पर इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 24 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 25वां प्रश्न है, एक बालक की तैतिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 80 होगी, 100 होगी, 120 होगी और 1.2 होगी। तो देखो, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों? मानसिक आयु बटा उसकी वास्तविक आयु इंटू 100, इस प्रकार से बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। अब उसकी मानसिक आयु कितनी है साथियों? मानसिक आयु उसकी 12 वर्ष है। उसकी तैतिक आयु को ही शारीरिक आयु कहा जाता है। इसको वास्तविक आयु भी कह सकते हो। वास्तविक आयु हो, शारीरिक आयु हो या तैतिक आयु। तैतिक मतलब जिस तिथि को उसका जन्म हुआ वहां से लेकर के। तो उसकी तैतिक या मानसिक या तैतिक या वास्तविक या शारीरिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है साथियों। इंटू 100 कर लेते हैं तो 1 0 से 1 0, यहाँ 1 का कुछ मान रहा ही नहीं। 12 इंटू 10 तो 12 120, मतलब उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है साथियों? 120 है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। आपके 26वां प्रश्न देखेंगे, विकास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? पहला है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है विकास बहुदिश होता है। तीसरा है विकास संशोधन युक्त नहीं होता है। और चौथा है मानव विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो 26 का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर विकास के संदर्भ में असत्य कथन लग रहा है साथियों। 26वें प्रश्न में अगर हम देखें तो आपके विकल्प नंबर जो 3 है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है? एक असत्य कथन है। क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है विकास संशोधन युक्त नहीं होता है, जबकि विकास संशोधन युक्त होता है साथियों। इसीलिए आपके 26 में थर्ड विकल्प सही है। बाकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। हालांकि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन यहाँ बात किसके की जा रही है? विकास की। विकास बहुदिश भी होता है और इसके विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, ये जितने भी उसके विकास के जो पक्ष है साथियों, इनका आपस में संबंध जरूर होता है। तो विकल्प 3 ही 26 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 27 पे आएंगे। 27वां प्रश्न है आपके, प्रसव पूर्व काल की अवधि होती है लगभग 40 सप्ताह, लगभग 41 सप्ताह, लगभग 39 सप्ताह और लगभग 42 सप्ताह। तो साथियों, प्रसव पूर्व काल की बात की जा रही है, मतलब गर्भावस्था की बात की जा रही है। तो शिशु कितने सप्ताह तक माँ के गर्भ में रहता है साथियों? आपका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, लगभग 40 सप्ताह प्रसव पूर्व काल की अवधि होती है या फिर गर्भावस्था की अवधि होती है। 40 सप्ताह का मतलब किससे लिया जाएगा? 40 × 7, मतलब अगर दिनों में पूछे तो आपको 280 दिन सही करना है, सप्ताह में पूछे तो आपको 40 सप्ताह सही करना है। तो विकल्प 1 आपके 27 में सही उत्तर है। नेक्स्ट 28 पे आएंगे। तो 28वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 28 है,
साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी भाषा से हुई है, रूसी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है या स्पेनिश भाषा से हुई है? देखो, ना ही तो अंग्रेजी भाषा से, ना ही रूसी भाषा से, ना ही स्पेनिश भाषा से, बल्कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है साथियों। किससे हुई है? लैटिन भाषा से। विकल्प नंबर 3 आपके 28 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे साथियों, तो 29वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 29, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। लगभग त्रुटि किसी भी प्रश्न में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर फिर भी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हालांकि नहीं लगेगी साथियों। तो चलिए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 29 है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? तो केंद्र से सिराओं की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, दोनों ओर बराबर होता है और नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो साथियों, जो निकट दूर का सिद्धांत है, इसमें जो विकास होता है वह दोनों ओर बराबर नहीं होता है, ना ही नीचे से ऊपर और होता है। तो विकल्प 1 या विकल्प 2, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा? तो 29वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, निकट दूर सिद्धांत कहता है कि जो बालक का विकास है वो केंद्र से सिरों की ओर होता है। विकल्प 1 आपके 29 का सही है। ठीक है, नेक्स्ट आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। इसके बाद में आपके 92 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? संरचनावादियों की देन है, गेस्टाल्टवादियों की देन है, मनोविश्लेषणवादियों की देन है और व्यवहारवादियों की देन है। तो साथियों, जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स वर्दीमर के द्वारा दिया गया था। मैक्स वर्दीमर, आपके कोपका और कोहलर, इनके द्वारा ये गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत या फिर सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया गया था। और यह किसकी देन है? फिर गेस्टाल्टवादियों की देन है। तो प्रश्न संख्या 30 में आपके सेकंड विकल्प सही है। रोजाना 4 वीडियो आपके आ रहे हैं, तो चारों वीडियो को देखा करो। रोजाना 4 वीडियो आ रहे हैं साथियों। और कल या परसों आपके मेगा टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें SST के पूरे 60 प्रश्न रहेंगे और खास तौर पे लेवल 1 वालों के लिए 30 प्रश्न मैथ्स के और 30 प्रश्न EVS के भी रहेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।